एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंक्शन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। एक ग्रैंड फेस्टिवल जो है वो शुरुआत होती है सप्ताह में ही, और इस सप्ताह पूरी की पूरी एक्साइटमेंट चल रही थी। वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था क्योंकि यहाँ पर सेकेंड मास्टर लैन की शादी यीलिंग पैट्रियार्क के साथ होने वाली थी। तो सारे के सारे इस शादी की खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और ना जाने कितने ऑर्डिनरी पीपल थे जो कि यीलिंग के पैट्रियार्क को बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे, और उनकी विश थी कि सेकंड मास्टर जो है वो यीलिंग के पैट्रियार्क को पकड़ लें और उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएँ। लेकिन एक बात कहनी थी, जो यहाँ पर हेड मास्टर लैन थे, यानी कि जो कि लंजा और लेनहुआन के जो अंकल थे लेंचरेन, वो यहाँ खुश नहीं थे क्योंकि वो विभूषण को ऐसा नहीं था कि पसंद नहीं करते हों, लेकिन वो चाहते थे हेंगवन जो उनकी शादी जो है वो हाईली कल्टिवेटेड गर्ल से हो, जो कि उनके बेटे के साथ एक अच्छी उनके नेफ्यू के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके, जैसे कि जेवजुन अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। वो डिसाइड करते हैं कि लंजा की जो शादी है वो नीक लैन के यंगेस्ट डॉटर के साथ वो तय कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मना हो जाती हैं और वो यीलिंग पैट्रियार्क के साथ मैरिज प्रपोजल जो कि लंजा की शादी का था उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाते। और वो जानते थे कि उनका जो नेफ्यू है वो बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट है, और वो उनके जो भी आगे चल के डिसीज़न होंगे उनकी रिस्पेक्ट करेगा, और उनके जो भी उन्होंने वर्ड कहे हैं उनकी हमेशा इज्जत करेगा। वेंचिंग जो है वो वीइंग को रेडी कर रही होती है। वीइंग वेडिंग ड्रेस पहन रहा होता है और उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरीज आई होती हैं। उसके हेयर एसेसरीज, हेयर पेंस और हानफू भी आए होते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। पूरे के पूरे रेड ग्रीन कलर के रोब होते हैं। वेनिंग बहुत एक्साइटेड होता है। वो देखता है कि उसका फ्रेंड जो है वो किस तरह से यहाँ पर डांस कर रहा है, गा रहा है, मस्ती कर रहे हैं। वीइंग खुश तो नहीं होता इस शादी से, बट उसे नहीं पता क्या सच है और क्या ही गलत है। वीइंग देखता है कि वहाँ पर सारे कितने खुश हैं। वेनिंग जो कि वहाँ पर उछल उछल के नाच रहा था, वो वीइंग की बाहों से उसे खींच लेता है और डांस के लिए शामिल करता है। और यहाँ पर वीइंग अपने हाथों से वेंचिंग को खींच लेता है, और वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। क्योंकि गाइस, लाइफ में कितनी भी दुख हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम अपनों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं तो हमारे जो दुख होते हैं ना, कुछ पल के लिए ही सही, वो हमसे दूर हो जाते हैं और हम अपनों के साथ लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस तो सबकी होता है, लेकिन एंजॉयमेंट भी हमें करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा पल हमारी ज़िंदगी का आखिरी हो। वेनिंग जो है वो उस रात वीइंग को कहता है, वीइंग तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें सो जाना चाहिए, कल तुम्हारी शादी है और तुम्हें कल के लिए पूरी अच्छी तरह से रेस्ट करना चाहिए। वीइंग कहता है, ये मुझे पता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके चेहरे पे एक फेक सी स्माइल थी। ग्रैंड वेडिंग का डे आता है। वेंचिंग जो कि ऑलरेडी यीलिंग पैट्रियार्क को तैयार कर रही थी, और यीलिंग पैट्रियार्क जोर जोर से चिल्लाता, आउच, ओ मेरे बाल, शिट, क्या कर रही हो तुम? मैं कोई दुल्हन थोड़ी हूँ। वो ऐसे चिल्ला रहा होता है, और एट लास्ट वीइंग जो है वो रेडी कर दिया जाता है वेंचिंग के द्वारा, जो कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और सीरियसली वो ऐसा लग रहा था जैसे हेवन से कोई अप्सरा उतर के आ गई हो। उसने लाल कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था। यीलिंग पैट्रियार्क एंटर करता है गुसू में, और वहाँ पर सारे के सारे बहुत नर्वस थे। यहाँ पर वीइंग भी बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसकी शादी का दिन था। उसकी जो टांगें थी वो काँप रही थी। वो खुद को जैसे तैसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, और ये उसकी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था शादी को लेके। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, उसके ना जाने कितने सारे वियर्ड ड्रीम्स उसके सामने आ रहे होते हैं। वो दो बच्चों को खेलते हुए देखता है और प्रॉमिस करते हुए देखता है किसी चीज़ से रिलेटेड। यहाँ उसकी फ्लैशबैक की मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आती हैं, जिसकी वजह से उसका जो सिर दर्द था वो बढ़ता जाता है। और यहाँ पर नी क्लैन, जिन क्लैन, मो क्लैन, न जाने कितने क्लैन के मेंबर इनवाइटेड थे, एक्साइटेड थे, और वो सारे के सारे कलरफुल आउटफिट्स पहनकर वहाँ आए हुए थे। वहाँ पर शादी थी यीलिंग पैट्रियार्क और सेकंड लैंड मास्टर की। यहाँ पर सारी की सारी यंग लड़कियां जो थी वो हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, और हंसी की आवाज़ें जो थी चारों ओर गूंज रही थी। वहाँ पर जो हमारे कठपुतलियाँ होती हैं वो वीइंग के लिए धूप में खड़ी होती हैं, और अम्ब्रेला उन्होंने हाथों में पकड़ा होता है। छाता पकड़ के वो वीइंग का स्वागत करने के लिए वहाँ खड़े हुए थे। लैन क्लैन ने भी पूरा का पूरा सेट जो है लाल कलर से डेकोरेट किया हुआ था। पर्दे से लेकर वहाँ के कारपेट तक लाल थे। दीवारों पे लैंटर्न्स थे,
ठीक है, बहुत सारी मोमबत्तियों से सजा हुआ था और जो उनकी वेडिंग बेल्स थी और वहाँ पर जितनी भी स्पेल्स लिखी हुई थी नए ब्राइड ग्रूम को लेकर, वो सारी लाल कलर से सुसज्जित थी और पूरा का पूरा सेट किसी भी एंगल से वो वाइट फीका सेट नहीं लग रहा था घूसू का, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत चेयरफुल सेट हो, जैसे यहाँ पर हर टाइम खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हों। वो सारे के सारे जो हैं वो कैंडल्स जो हैं वो एक टेबल पे जाकर सजा देते हैं, जहाँ पर लाल और संतरी कलर की बहुत सारी कैंडल्स थी और पूरा सेट ऐसे जगमग कर रहा था जैसे मानो कोई बहुत बड़ा ओकेजन हज़ारों सालों में एक बार आया हो। लंजा जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप लगाता है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगे और अट्रैक्टिव लगे, जिसे देखकर विंग 2 मिनट में उसके पास भागा आ जाए। और ऑब्वियस सी बात है, वो विंग से प्यार इतना करता था कि वो विंग को हमेशा अपने पास ही चाहता था। उसका ड्रीम आज सच में बदलने वाला था। ऑब्वियस ही बात है, उसने हमेशा से सोचा था कि वो शादी करेगा तो विंग से करेगा और यहाँ पर वो थोड़ा सा नर्वस था, एक्साइटेड था। फाइनली येलिंग पैट्रियार्क एंटर करता है लैन क्लैन में और दोनों के दोनों ऑफिशियली एक साथ हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। जन्मों जन्मों का ये जो साथ होता है शादी का, ये आज इनका पूरा होने जा रहा था। विंग कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा नर्वस था और उसका चेहरा जो था वेल के अंदर ढका हुआ था। वो धीरे से एक इनके पास आता है क्योंकि लैन शिचैन ने उन लोगों को कहा हुआ था कि शादी से एक रात पहले उन्हें अलग अलग रहना होगा। उन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी की हुई थी, जिसकी वजह से ना तो वेंचिंग को इतनी दिक्कत आ रही थी ना वेनिंग को, और विंग भी मस्त तरीके से हो रहा था। शादी से एक दिन पहले विंग जो है वो पूरा सोता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे शादी वाले दिन वो आराम से कैरेज में बैठ के लाल कपड़ों के जोड़े में वो उस सेक्ट की तरफ आता है। यहाँ पर विंग जो है वो पता नहीं क्यों ब्लश बहुत ज़्यादा कर रहा था और वो बार बार खुद से कह रहा था, हाय मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, नहीं मैं ब्लश नहीं कर सकता। और वहाँ पर कुछ लोगों ने उस कैरेज को उठाया हुआ था जिसमें विंग जो हमारा था वो बैठा हुआ था। उसकी एक तरह से यहाँ डोली ही आ रही थी और बहुत सारे लोग वहाँ उसे देखने के लिए एक्साइटेड थे। उसने 2 पेयर गोल्ड हेयर पिन के पहने थे, एक उसकी माता पिता की साइड से और एक उसके ससुराल की साइड से। और यहाँ पर जो था लैन क्लैन, वो भी यहाँ पर बहुत सुसज्जित तरीके से सबका भव्य स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। कैरेज एकदम से लैन क्लैन के गेट के सामने आता है। येलिंग पैट्रियार्क उसमें से नीचे उतरता है और उसे देखने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ जाती है। वहाँ पर उसकी कठपुतलियाँ भी उसके साथ थी जो उसे झुककर प्रणाम करती हैं। जैसे ही वेडिंग के रिचुअल्स फिनिश होते हैं, वो दोनों के दोनों हेवन, स्काई, अर्थ को देख के बो करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के पेरेंट्स यानी कि अंकल चिरन को देखकर बो करते हैं और फिर वो बाद में एक दूसरे को देख के बो करते हैं। और जिससे उनकी शादी की 3 रिवाज, 3 बो पूरे हो चुके थे। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो ग्लास कैंडल लेके खड़े हुए थे और वो रूफ पे उसे लगा देते हैं और जिससे पूरा का पूरा चैम्बर बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा होता है। यहाँ पर जो बेड था वो सिल्क की चादरों से भरा हुआ था और यहाँ पर एक क्विल्ट भी रखा गया था। बेड के चारों ओर लाल कलर के पर्दे थे और यहाँ पर आज उनकी सुहाग रात थी, जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम डिशुम करने वाले थे, रोमांस करने वाले थे। लेकिन रूम बहुत ही ज़्यादा प्यार से और चंदन की खुशबू से जगमगा रहा था। बैंक्वेट स्टार्ट होता है और वहाँ पर सारे लोग आराम से खा रहे होते हैं। गर्ल्स जो थी वो सिंगिंग, डांसिंग, परफॉर्म कर रही थी क्योंकि वहाँ ढेरों जगह से लोग आए थे परफॉर्मेंस देने के लिए। क्योंकि ये किसी और की नहीं, घूसू के लैंड मास्टर की यानी कि सेकंड मास्टर की शादी थी। लंजा बहुत खुश होता है, उसका दिल गदगद एकदम फूला ही नहीं समा रहा था कि उसकी शादी विंग से हुई है। लेकिन उसका अक्सर चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा लो रहा करते थे, कोल्ड रहा करते थे। लेकिन उसका मन और उसकी हार्ट बीट ऐसे नाच रही थी जैसे मानो किसी ने गाने चला दिए हों और ढोल बजा दिए हों और जैसे डीजे पे बीट धक 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 करके बजता है, वैसे ही लंजा के दिल के तार भी ऐसे बज रहे थे। विंग वहाँ पर सारी चीज़ें रिमेंबर करता है लेकिन उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं था। उसकी पास्ट लाइफ 2.5 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन लंजा मन में सोचता है, विंग क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुमसे शादी करूंगा और सिर्फ तुम ही से शादी करूंगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो
और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम्हारा इतने सालों तक वेट किया। आज तुम मेरे हस्बैंड हो, आज तुम मेरे हो गए हो। वो मन में सोच रहा होता है और विंग मन में सोचता है कि ये सेकंड मास्टरलैंड मुझे आखिर घूर क्यों रहा है। ओहो, ये मुझसे चाहता क्या है। मुझे लगता है कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। इसने तो मुझे फोर्सफुली किस भी किया था। ओफो, मैं क्या सोचे जा रहा हूँ। उसने तो शायद नशे में भी मुझे किस किया था। क्या मैं इसकी किस को गलत वे में ले रहा हूँ। ओहो, मुझे नहीं पता ये मुझे क्या हो रहा है और ये मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है। और जिस भी लड़के को मैं अपने अक्सर सपने में देखा करता था, पता नहीं मुझे लंजा को देखकर ऐसा लगता है कहीं ये वो तो नहीं। बट मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे देखता है तो पता नहीं क्यों मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। यहाँ विंग की लेग जो थी वो काँप रही थी और गर्ल्स जो थी वो विंग को खींच के उसके वेडिंग चैम्बर में ले जाती हैं। जी हाँ, वही कमरा जिसमें उसकी सुहागरात होनी थी। और उस जगह को देख के विंग इतना सरप्राइज हो जाता है ना, क्योंकि पूरा रूम इतना खूबसूरती से सजा हुआ था जैसे मानो बहुत प्यारी खुशबू अंदर आ रही हो, जिससे किसी को भी सेक्सुअली अरोजल हो जाए और किसी का भी मन एकदम शांत हो जाए, दिल की धड़कनें बढ़ जाएं और एम्बियंस इतना खूबसूरत हो कि शादी का मज़ा तो उसी रात ही आना चाहिए। यह लंजा जिंगशी में एंटर करता है और एक मैन जो कि पूरे लाल कपड़ों में था, यहाँ पर उसके चीक्स भी लाल हो चुके थे क्योंकि ब्लश से उसका चेहरा बिल्कुल ढक चुका था और उसके बाल जो थे वो क्राउन सेट में बंधे हुए थे। यह लंजा की आंखें जो थी वो हमारे विंग को धीरे धीरे देख रही होती हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल था। वो नोटिस करता है कि विंग थोड़ा नर्वस है और उसे थोड़ा सा खुद को शांत करने की ज़रूरत है। वो अपने माइंड में सोच रहा होता है और तभी लंजा धीरे से बोलता है, विंग कहता है, हैंगुनजुन, मैं हमारी पहली रात के लिए सुहाग रात के लिए रेडी हूँ और सब कुछ ठीक है। आज वेदर कितना हॉट है ना, मुझे बस पसीने आ रहे हैं। लंजा जानता था विंग कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है और वह नर्वस भी है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, हिल रही थी, काँप रही थी। लंजा फील करता है गिल्टी, क्योंकि वो जानता था कि विंग जो है अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है और स्पेशली सुहागरात के लिए भी नहीं है। और वो कहता है, मुझे पता है ये मेरी गलती है विंग, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो तुम रेस्ट कर लो। विंग, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। ऐसे बोल के लंजा चुपचाप वहाँ पर उसके साइड में जाके सो जाता है और विंग सरप्राइज होता है। विंग भी उसके साइड में हेजिटेंट करते हुए एकदम सोता है। उसे नींद तो नहीं आती और वो मन में सोचता है, अरे यार, मुझे तो वेनिंग ने कहा था कि आज मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ कि लंजा जो है वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और मुझे टूट पड़ेगा। बट मुझे अब मुझे डाउट हो रहा है कि क्या वेनिंग ने मुझे सच भी बोला था या मुझे बेवकूफ़ बनाना था। लंजा तो सो ही गया, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतना अच्छा लग रहा हूँगा। लंजा जो कि वहाँ सोया नहीं था, वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो सो गया हो, क्योंकि वो विंग से बहुत सारी बातें करना चाहता था। लेकिन विंग इस वक्त अनकंफर्टेबल था तो वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो वो विंग को वहाँ पर सोने देता है। पास्ट की बहुत सारी बातें थी जो अभी ने क्लियर करनी थी और विंग जो था वो अपने हस्बैंड को इस वक्त नहीं पहचानता था। लेकिन लंजा विंग को एज अ हस्बैंड के रूप में पाकर इतना ज़्यादा खुश था। वो लंजा से ज़्यादा इस वर्ल्ड में कोई भी इतना खुश नहीं हो रहा होगा, क्योंकि लंजा जो था वो फूला नहीं समा रहा था। विंग जो है जब वो सो जाता है वो बिल्कुल बेबी जैसा लग रहा होता है। लवांगची जो है उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है। उसका दिल कर रहा था कि वो विंग को उठाए ना, बल्कि वो विंग को ऐसे ही सोते रहने दे। और कुछ टाइम बाद विंग जो है वो उबासी लेते हुए उठता है। उसके हैंड जो थे वो लंजा की बॉडी पे रैप होते हैं और लंजा के कानों में वो कहता है, ओह चलो वेंचिंग, मुझे एक कप चाय दो, मुझे भूख लग रही है। एज यूजुअल लंजा जो कि 5 बजे उठ जाता था और सारे काम कर के एकदम हट चुका था। या विंग का फेस इतना क्यूट लग रहा था और 10 बज गए थे। वो इतनी लेट उठा था, वो भी शादी के पहले दिन। और वो जैसे ही आंखें खोलता है वो लंजा का कोल्ड फेस देखता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसकी शादी हो गई है और वो एकदम से कहता है, लंजा तुम, सॉरी मैं बस थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। लंजा कहता है, विंग मन में सोचता है, इसे मेरा नाम याद है। ओह माय गॉड, द ग्रेट हैंगुनजुन को मेरा नाम याद है। और वैसे भी खैर अब मैं इसका हस्बैंड बन गया हूँ तो नाम याद होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसका फेस हमेशा मुझे एक कंफ्यूज बच्चे की तरह क्यों लगता है। लंजा जो है रिमेंबर करता है कि एग्जैक्टली ये पर्सन जो उसके सामने है वो क्या सोच रहा होगा। वो एकदम से बोलता है विंग को, विंग क्या तुम्हें मैं याद हूँ।
विंग कंफ्यूज नज़रों से देखता है और कहता है शायद तुम मुझे याद हो, हम मेरी जीजी की शादी में मिले थे और फर्स्ट टाइम तुम जब ड्रंक थे उस केस में हमने गलती से किस कर ली थी और मुझे अच्छे से याद है। फिर तुमने मुझे खींचा, एक जगह लेके गए और फोर्सफुली वहाँ पर तुमने मुझे किस कर दिया। और मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये चीज़ें पसंद है या नहीं, बट मुझे जो भी मैं कुछ बात करता हूँ एकदम से उसे हेडेक होने लगता है। और वो कहता है मुझे एक विजन याद आता है, बट आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत सिर दर्द होता है जब भी मैं कुछ सोचता हूँ। लंजा वेट करता है विंग के रिस्पॉन्स का और वो नोटिस करता है कि विंग को इस वक्त हेडेक होने लगा है, जो कि बहुत गंदी तरीके से हो रहा है और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो एकदम से विंग को अपने पास टाइट हक कर लेता है और उसके सिर को सहलाता है एक बच्चे की तरह और कहता है विंग शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विंग जो कि नहीं जानता था, लेकिन लंजा का टच उसे कहीं ना कहीं बहुत सूदिंग से एक्सपीरियंस दे रहा था और वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। उसका सिर दर्द भी एकदम से छू मंतर हो गया था, गायब हो गया था। और लंजा की जो एक होती है ना, गर्मी होती है एक इंसान के शरीर की, जब हम उसे हक करते हैं, एक वार्मथ होता है, एक प्यार होता है, जब वो उसके अरोजल में आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और विंग जो है उसका दिमाग एकदम डर्टी थॉट से भर जाता है और वो लंजा को हक करता है टाइटली। नेक्स्ट मोमेंट वो पुश करता है ऑपोजिट साइड में और भाग जाता है जिंगशी से। लंजा शॉक्ड होता है सोचकर और वो कहता है कोई बात नहीं विंग, अपना टाइम ले लो और मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं मैं कौन हूँ। फिर वो डिनर करते हैं और पूरी की पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। वहाँ पर लंजा, विंग, लेंशिचन, मिम्या होते हैं और पहली बार विंग जो है उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मिम्या की शादी हमारे जेवजुन से हो गई है और वो उनकी वाइफ है। और वो कहता है सीरियसली तुमने और जेवजुन ने शादी कर ली? और विंग जो था वो जानता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी सिस्टर इन लॉ बन चुकी है। वो बहुत सारी डिशेस खा रहे होते हैं, लैन ब्रदर वही फीका सा बोरिंग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ्स मस्त नॉनवेज डिशेस खा रही होती हैं और गॉसिप कर रही होती हैं, बहुत सारी फ़नी चीज़ें। और उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है उसे देख देख के दोनों भाई काफ़ी संतुष्ट थे। यहाँ पर लंजा को भी जेलसी नहीं होती क्योंकि अब मिम्या शादीशुदा थी, उसकी भाभी थी और विंग भी अब शादीशुदा था और उसका पति था। तो यहाँ पर लंजा को भी किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। बट वहाँ पर एक पर्सन था जिसे इन लोगों की खुशियों से बिल्कुल भी खुशी नहीं फील हो रही थी। जी हाँ, मेंग्याओ, वही हर कहानी का विलन। यहाँ पर भी एक विलन था और उन्हें इन लोगों की खुशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे प्रॉब्लम थी, एक तो विंग यहाँ आ गया है, मिम्या जो है जेवजुन के साथ इतनी खुश रहती है और उसे बिल्कुल नहीं पसंद था उसके जो लेंथ सेक्ट में दोनों ने जिनसे शादी की थी, ना ही उसे मिम्या पसंद थी ना ही उसे विंग पसंद था। और सडनली मिम्या को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो भागकर जाती है अपने रूम में, वॉमिट करती है और लेंशिचन जो कि डर गए थे वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। मिम्या को अनईजी फील होता है, वो अपना चेहरा धोकर वापस आती है और शायली उस डिनर टेबल पर बैठ जाती है। लंजा एकदम से कहता है क्या सब ठीक है? तभी लेंशिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं लंजा जो नहीं समझ पाया था कि ये क्या हुआ है मिम्या को। वहाँ पर विंग जो है वो जेवजुन को देख के स्माइल करता है और यहाँ पर लंजा सोच रहा होता है कि आखिर जेवजुन को देख के विंग क्यों स्माइल कर रहा है। उसके चेहरे पे कंफ्यूजिंग सा एक्सप्रेशन होता है और विंग एकदम से बोल पड़ता है कांग्रेचुलेशंस। लंजा देखता रह जाता है और मिम्या शायली कहती है आई एम प्रेग्नेंट, मैं और जेवजुन बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनने के बाद कि एक गुड न्यूज़ आ रही है, वो लोग बहुत खुश थे और बहुत हैप्पी थे और वो अपने अंकल को भी बताना चाहते थे, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी भी इस बच्चे की प्रेगनेंसी को अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप 5 to 6 मंथ नहीं होते ना तो आप लोगों को ये शोर नहीं मचाना चाहिए प्रेगनेंसी का। इससे क्या होता है, ये लोगों की नज़र भी लगती है और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, मिसकैरेज हो जाए तो काफ़ी लोगों को दुख भी पहुंचता है, स्पेशली बड़ों को। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जब तक 4 या 5 मंथ प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक वो ये सारी चीज़ें दुनिया से सीक्रेट रखेंगे। बट एक पर्सन वहाँ पर खड़ा सारी चीज़ें सुन रहा था और उसका मन था कि वो अनबॉर्न बेबी को मार दे। ये और कोई नहीं, ये वही मेंग्याओ था जो कि जेवजुन को लेके ऑब्सेस्ड था
और वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था हर सेक्ट को। यहाँ पर वो मन में सोचता है कि मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा और सारा का सारा ब्लेम मैं विंग पे लगा दूंगा। और वो अपनी डेविल सी स्माइल करते हुए हंसता है, हा 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 हा। और विंग जो था वो ढूंढना चाहता था कि आखिर लैन क्लैन में ऐसा कौन था जिसने उसके पूरे के पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया और सबको मार दिया। वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था मेंग्याओ पे। पता नहीं क्यों उसे मेंग्याओ को लेकर एक बैड इंटेंशन उसके मन में रहती थी कि इसने ये सेक्ट क्यों ज्वाइन किया और इसकी सीक्रेट इंटेंशन है क्या, और ये आखिर चाहता क्या है। वेनिंग को भी कहीं ना कहीं मेंग्याओ पे डाउट होता था। मेम्या उनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी उन सब की, और मेम्या की डॉक्टर बन चुकी थी वेंचिंग। वो डेली उस मेम्या को चेकअप के लिए मिलने आती थी। और विंग जो है वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को, एक हफ्ता हो चुका था उसे लवांगची के प्यार में, अब वो पागल हो रहा था लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था। वो अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहता था सिवाय टीजिंग के। ऐसे ही एक सप्ताह बीतता है और फिर लोगों को पता चलता है कि उन्हीं चारों पांचों को पता चलता है कि मेम्या जो है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। स्पेशली प्रेगनेंसी में आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत प्यार से अपनी बीवी को डील करना चाहिए, कोई भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। और जेवजुन हर खाने से लेकर पीने और पहनावे तक हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। उन्होंने बेबी गर्ल या बॉय होने वाले के लिए एक प्यारा सा लिटिल रूम भी तैयार करा लिया था, और ना जाने कितने प्यार के डिलीशियस खाने जो कि एक मदर के लिए हेल्दी होते हैं वो सब मेम्या के लिए आया करते थे, जैसे कि सूप, जूस और बहुत सारी चीज़ें, ताज़े फल, सैलड्स, ये सारी चीज़ें आया करती थी प्रेग्नेंट वाइफी के लिए उनकी। और वहाँ पर मेम्या जो है वो उसके अंकल जो थे यानी कि शिफू जो थे इन लोगों के, वो बहुत सारे सोने के गहने भेजते हैं, ज्वेलरीज भेजते हैं, सिल्क के कपड़े भेजते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जेवजुन को बाहर जाना पड़ा था किसी काम से, और वो मेम्या के लिए ग्रीन सूप भिजवाते हैं। और यहाँ पर वो मेम्या का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जेवजुन के जाने के बाद विंग जो है वो जानता था उसे कहीं भी मेंग्याओ पसंद नहीं था। वो चाहता है कि हमेशा मेंग्याओ पे नज़र रखी जाए, और वो देखता है कि मेंग्याओ किचन में है। वो सीक्रेटली उसे फॉलो करता है, बट एकदम से पता नहीं मेंग्याओ कहाँ भाग जाता है। मैं यहाँ बहुत खुश थी कि उसके हस्बैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गए हैं। वहाँ पर उसके लिए उसके हस्बैंड द्वारा एक नौकर कहता है कि आपके हस्बैंड के द्वारा यहाँ पर आपके लिए सूप रखवाया गया है। वो उस नौकर को कहती है कि तुम ये सूप रख दो और चले जाओ। ऐसे ही कुछ घंटे बीतते हैं और मेम्या के रूम से आवाज़ आती है, आह मेरा पेट बहुत दुख रहा है, आह मुझे ब्लीडिंग हो गई है। और वहाँ पर सारी जो मेड्स थी, जो नौकरानियाँ थी, सर्वेंट्स थी, वो ज़ोर ज़ोर से कहती हैं हमें लगता है बच्चा नहीं बचा। और वहाँ पर कमरे में कितना खून था, ओह गॉड, ये किसने इतनी इनोसेंट मिस्ट्रेस को कुछ दिया होगा। उन्होंने देखो ना अपना बच्चा ही खो दिया। वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे थे, और जैसे ही ये खबर मिलती है कि मेम्या को दर्द हुआ है और कुछ हो गया है, जेवजुन भागे भागे उस न्यूज़ को सुन के अपने सेक्ट में आते हैं, अपनी बीवी बच्चों के पास। जेवजुन जो थे वो अपने रूम में जाते हैं। मेंग्याओ उन्हें रूम में जाने से रोकता है और कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन विंग जो था वो आपके रूम में गया था जब आपकी वाइफ की क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी उससे पहले। जेवजुन उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, अपने रूम में जाते हैं और वो अपनी बीवी को देखते हैं जो कि सो रही थी। उसकी आंखें रेड हो गई थी और वो जानते थे उनकी बीवी ने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए होंगे अपने बच्चे के लिए। वो अपनी बीवी को हक करते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। वेनिंग जो कि ट्राई कर रहा था यहाँ पर मेम्या को मेडिसिन खिलाने की, लेकिन मेम्या बस रो रही थी। लंजा और विंग भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं जेवजुन की, और ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। विंग कंटिन्यूसली लंजा को हर टाइम टीज करता था और कहा करता था तुम तो कितने बोरिंग हो, तुम तो पोर्नोग्राफी बुक्स भी नहीं देखते, तुम्हें लड़कियां भी पसंद नहीं हैं, ओह तुम तो किसी के टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और लंजा तुम्हें क्या पसंद है। लंजा उसकी सारी बातें सुन के बस करा करता था। विंग जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है वहाँ से, और वो अपने पति की पूरी अटेंशन चाहता था। यहाँ पर जो लैन शिचेन थे वो अपनी बीवी की बहुत प्यार से सेवा कर रहे थे, और वो अपनी बीवी को अपनी गोदी में बिठाकर खाना खिला रहे थे। बिल्कुल वो फ्रूट्स ऐसे खिलाते हैं जैसे एक बच्चे को खिला रहे हैं, और कभी कभी वो दोनों के दोनों
ऐसे ही हालत में किस करने लगते थे और मेंग्यो जो था वो और जेलस हो जाता था कि उसने तो अभी अपना बच्चा खोया है और अभी के अभी देखो कितनी शेमलेसली अपने पति को किस कर रही है। वो मन में सोचता था मैंने तुम्हें हर्ट किया है, फिर भी जो ये मास्टर लैन है ये तुम्हारे साथ इतने क्यों चिपके हुए हैं और तुम्हें किस क्यों कर रहे हैं, वो मेरे हैं, तुम तो अब उन्हें फ्यूचर में आगे चल के बच्चा भी नहीं दे सकती, लैन सेक्ट का वारिस भी नहीं दे सकती, फिर पता नहीं ये क्यों तुम्हें पसंद कर रहे हैं। मेंग्यो जो है वो अपने हाथों में एक कांच का गिलास पकड़ लेता है और गुस्से में उस कांच के गिलास को अपने हाथों में ही तोड़ देता है, क्योंकि वो जेवजन को किस करना चाहता था। मैम कितनी बार सैड होती थी और तभी जो हमारे लैन शिचन होते थे वो कहते थे तुम सैड क्यों हो डार्लिंग, डोंट वरी, हम बहुत सारे बच्चे करेंगे फ्यूचर में, मुझ पे विश्वास है ना। और वो उसकी नेक को किस करने लगते हैं और लिक करने लगते हैं और मेंग्यो फिर से ये चीज़ देखता है और उसका प्लान होता है कि वो इस बार मेम्मा को जान से मार देगा और सारा इल्ज़ाम विंग पे लगा देगा, तो उसकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी करके विंग को मारना चाहता था, सॉरी मेम्मा को मारना चाहता था और डेंजरस प्लान बनाता है। यहाँ पर लंजा जिंगशी में आता है और देखता है विंग आधा कपड़ों में था और आधा उसका शरीर नेकेड था। वो यहाँ पर विंग जो था अपने बालों को धो रहा था और लंजा वहाँ पर आता है और फ्रीज हो जाता है विंग को देख के। वो कहता है विंग, ये देखने के बाद लंजा जो है वो विंग के पास जाता है। विंग कहता है लंजा ट्राई कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और विंग मन में सोचता है कि मैं सेक्सी नहीं लग रहा, ओह ये तो मुझे छूना भी नहीं चाहता, ये मुझे किस भी नहीं करना चाहता, मैंने तो पूरा रूम डेकोरेट किया था। लंजा तुम ऐसे क्यों हो, तुम हर बार मुझे अपसेट कर देते हो, विंग मन में सोच ही रहा होता है। तभी लंजा बेड के पास जाके साइलेंटली विंग को इग्नोर करता हुआ बैठ जाता है और कहता है गुड नाइट विंग। विंग अपने हाथ से उसे खींचता है और पुश करता है बेड पे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। विंग जोर जोर से सांसें लेता है और गुस्से में कहता है लंजा मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बट रिसेंटली तुम मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगे हो, मेरी आखिर गलती क्या है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता। लंजा जो है वो शॉक्ड होता है और देखता है विंग की करंट सिचुएशन और उसके वर्ड, वो बहुत क्यूट लग रहा था इस तरह से बोलते हुए। और लंजा विंग को हेट करे, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। लवांगची जो है रिसेंटली पुश करता है फटाफट से विंग को बेड पे और उसके ऊपर आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, विंग मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और प्लीज़ मुझ पे यकीन रखो, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, इवन मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ, शायद 1 या 2 साल पहले से, और मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं, बट ट्रस्ट मी यही सच है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे और तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। विंग जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं खुद को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ता है तुम्हें देख के। तुम हमेशा मुझे टीज करते हो और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे ड्रीम में आते हो, मेरे बेड में, और मैं तुम्हें चाहता हूँ हर तरीके से। विंग जो है उसे बिलीव नहीं होता उसने अभी क्या सुना है, उसके हस्बैंड ने ऐसी ऐसी बातें की हैं और वो ज़रा सा भी वक्त बर्बाद ना करते हुए किस कर देता है लंजा को। लंजा भी विंग को किस करता है और दोनों सॉफ्टली, पैशनेटली, रोमांटिकली, स्वीटली और बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। विंग भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और दोनों के दोनों की बॉडी एकदम गर्म हो जाती है। किस जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, एरोटिक था और बिल्कुल वो किस धीरे धीरे हंग्री बीस्ट में बदल रहा था, जैसे कोई बीस्ट अपने खाने को खाता है या किसी मासूम से प्रे को खा रहा होता है। बिल्कुल लंजा ऐसे ही विंग को किस कर रहा था और दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर मग्न हो गए थे, एक दूसरे की सांसों में खो गए थे, एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। और तभी के तभी एक मनहूस सर्वेंट वहाँ आता है और दरवाजे पे नॉक करके कहता है मास्टर लैन आपको बुला रहे हैं। विंग और वांगची का रोमांटिक मोमेंट बस अभी शुरू ही हुआ था कि उनके अंकल ने उन्हें बुला लिया और ये मनहूस लड़का ना वो बिल्कुल वहाँ से चला जाता है। लवांगची को देख के ऐसा लग रहा था जैसे एक बॉय जो कि बहुत देर से कोई चॉकलेट खाना चाहता था, लेकिन एकदम से उसके माता पिता ने उसकी चोरी पकड़ ली और उसके मुंह से, बिल्कुल मुंह के सामने से उसकी वो चॉकलेट उससे छीन ली। बिल्कुल ऐसे ही लंजा का फेस हो गया था। विंग धीरे से अपने कपड़ों को पहनता है
क्योंकि वो यहाँ पर आधे कपड़ों में था और आधे में नहीं था। यहाँ पर उन दोनों की ही लिप्स पहली किस होने की वजह से, आई मीन इतने टाइम बाद पहली इतनी पैशनेटली किस होने के बाद दोनों के जो लिप्स थे वो सूजे हुए थे। लंजा एम्बेरसमेंट फील कर रहा था जब वो देख रहा था कि अगर हमें रूम में जाना होगा तो सबको पता चल जाएगा हमने कितनी पैशनेटली किस किया है। विंग प्राउडली हॉल में एंट्री करता है जहाँ पर जेवचुन, मेम्या, लेन, चिरेन सब बैठे हुए थे और विंग जो है वो समझता है कि अब क्या मैटर होने वाला है। यहाँ पर मेंग्याओ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा इविल स्माइल थी। लेन चिरेन जो है स्ट्रिक्ट टीचर थे लेकिन उनका दिल काफ़ी अच्छा था और वो अपने जो नेफ्यूज़ थे उनके लिए बहुत अच्छा सोचा करते थे। यहाँ पर वो जानते थे कि उनकी नेफ्यू की लाइफ में कितनी बड़ी घटना हो गई है। वो जानते थे कि ये जो वी वुजियान है इसकी फैमिली के साथ इन लोगों की कभी बनी नहीं। तो वी वुजियान की फैमिली एक टाइम पे इनकी एनिमी हुआ करती थी, बट अब उनके मन में विंग को लेकर कोई भी ग्रज नहीं था। बस अगर विंग उनके बच्चों को यानी कि उनके नेफ्यूज़ को कोई नुकसान नहीं देता तो उन्हें विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी अपनी एक दास्तां थी और वो वक्त गुजर चुका था। जब वो मेम्या के मिसकैरेज के बारे में सुनते हैं और वो ये देखते हैं कि विंग उनका लास्ट विजिटर था तो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। लेकिन लैन ब्रदर्स जो थे और मेम्या वो विंग पे ट्रस्ट करते थे। और जब विंग जो है वो सुनता है कि उसके अंकल ने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का अनबॉर्न जो बेबी था वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं रहा और वो जानते हैं कि फैमिली के पर्सनल उनकी दुश्मनी थी। बट अब सारा वक्त बदल चुका था और विंग भी लंजा के लिए कुछ फीलिंग्स रखने लगा था। विंग कहता है सारी बातें सुनने के बाद कि आपको लगता है मैं मर्डरर हूँ, ये क्या बकवास है, आपको ये किसने कहा। तभी लेंचरन जो है उसे रोकते हुए कहते हैं, बहुत बड़े लेक्चर देने के बाद वो बोलते हैं मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ, तुम शियान क्लैन के लास्ट चाइल्ड हो और यीलिंग पैट्रियार्क हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और जब मैंने तुम्हारी शादी तय की थी मेरे नेफ्यू के साथ मुझे पता था कि तुम आगे चल के फ्यूचर में ट्रबल ज़रूर क्रिएट करोगे। ये लंजा को गुस्सा आता है और लंजा कहता है अंकल आई एम सॉरी, पर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप इस तरह से विंग को मर्डर नहीं कह सकते। सिस्टर इन लॉ जो है वो विंग की बेस्ट फ्रेंड है और वो कभी भी मेरी भाभी के बच्चे को, अजन्मे बच्चे को कभी नहीं मार सकता। ये क्या बकवास सा वाहियात लॉजिक है। तभी मेंग्याओ खड़ा होता है और कहता है विंग जो है वो जेलस है क्योंकि वो एक लड़का है और वो कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते आप लोग, तो इसलिए उसने आपके बड़े भाई के बच्चे को मार दिया आउट ऑफ जेलसी। विंग वहाँ पर शॉक्ड होता है और वो कहता है पर जब मैंने विजिट किया था मेम्या को तो मेरे साथ वेंचिंग थी और मैं ऐसा क्यों करूँगा। आप लोग तो एक गॉसिप को सुनकर मेरे ऊपर जज कर रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सा मैटर है और मैं किसी का बच्चा क्यों मारूंगा। यहाँ पर विंग के सपोर्ट में जेवचुन भी आते हैं और कहते हैं बिल्कुल मैं जानता हूँ विंग को, यंग मास्टर वे ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे मेरी बीवी को तकलीफ हो और मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मेंग्याओ मुझे लगता है तुम कुछ गलती कर रहे हो। मेंग्याओ कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसने ही मेम्या को कुछ खिलाया है, किसी तरीके का पॉइजन। मुझे लगता है इसने आपने जो सूप भेजा था वो पॉइजनस था। लंजा कहता है अगर विंग सूप भेजेगा तो ये तो नॉर्मल है ना, इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि विंग जो है जहर वाला सूप ही भेजेगा। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। मेंग्याओ जो है वो इरिटेट होता है क्योंकि वो जानता था कि सारे के सारे एकदम से यीलिंग पैट्रियार्क की साइड ले रहे हैं और उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी कि दोनों के दोनों भाई क्या पागल हो गए हैं, वो विंग को इतना ज़्यादा डिफेंड क्यों कर रहे हैं। और यहाँ मेंग्याओ का जेलस का लेवल बढ़ता है और अक्सर जब इंसान गुस्से में आ जाता है, जेलस हो जाता है, तो वो गलत कदम ही उठाता है और वो एकदम से यहाँ बोल पड़ता है मुझे लगता है विंग ने मिक्सड किया था पॉइजन को लोटस सीड के साथ और जो कैरेट लीफ सूप था उसके साथ भी। और जब वो सूप दिन में भेजा गया सर्वेंट के द्वारा वो पॉइजनस था। यहाँ पर विंग के फेस पे एक इविल सी स्माइल आती है और उसका यीलिंग पैट्रियार्क मोड शुरू होता है और वो अपने हाथों को एक साथ रख के ताली बजाते हुए स्माइल के साथ कुछ बोलने वाला होता है और यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और देखते हैं कि मेंग्याओ नेक्स्ट एपिसोड में पकड़ा जाता है या नहीं और मेंग्याओ की इविल डेट्स क्या सामने आएंगी जेवचुन के या फिर विंग को मिलेगी पनिशमेंट। चलिए देखते हैं, बाय बाय।